And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 4th May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also access to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and you can also join our WhatsApp group through the link given in the description section to access some of the updated study materials for civil services preparation. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about digital learning, and the topic is important from our syllabus paper 4 science and technology. It is also important from prelims exam point of view. So this article talks about academic losses because of ongoing lockdown, especially for higher education. So the quantum of loss of academic hours overall is in excess of 1 crore hours so far according to UGC. तो इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की पढ़ाई का, ओवरऑल 1 करोड़ आवर्स, यानी कि जितने घंटे की टीचिंग हो सकती थी इंडिया के पूरे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को मिला करके, उनको अगर जोड़ दिया जाए देन दैट विल बी इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ आवर्स. And that means it is so natural that this loss cannot be compensated with extra classes once the lockdown is lifted. एक तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कब रेगुलर तरीके से चल पाएंगे ये भी क्लियर नहीं है, और अगर वो हाल फिलहाल में स्टार्ट हो भी जाएं तो भी अब एक बात तो तय है कि जो लॉस हो चुका है वो अब एक्स्ट्रा क्लासेस से कंपनसेट नहीं किए जा सकते. So ऐसे हालात में this article writes that it is important for all educational institutions to utilize the digital platforms of teaching to compensate for the loss of academic hours. और डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एकेडमिक लर्निंग्स के सोर्सेज ज़रा देखते हैं. कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चलाई जा रही हैं, खासकर गवर्नमेंट द्वारा, उसके अलावा गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज द्वारा, उसके अलावा प्राइवेट एजेंसीज तो चला ही रही हैं. सो गवर्नमेंट और उनसे एफिलिएटेड एजेंसीज जो ऑनलाइन कोर्स सोर्सेज चला रही हैं उनके बारे में ज़रा सा समझते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज़ वन ऑनलाइन कोर्स बीइंग रन ऑन प्लेटफॉर्म नोन एज स्वयं, अनदर वन इज़ NPTEL. और इस तरह के ऑनलाइन कोर्स को हम लोग कहते हैं MOOC, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स. ओपन कोर्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ ओपन टू एवरीवन. कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, वो चाहे तो इन कोर्सेज में लॉगिन करके और इन कोर्सेज को कर सकता है, और फिर एग्ज़ाम अपीयर करके वो सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकता है. दैट इज़ वाई सच कोर्सेज अवेलेबल ऑन दीज पोर्टल्स आर नोन एज मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स. मैसिव इसलिए क्योंकि कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन ऑनलाइन मोड. उसके अलावा ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स भी हैं सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो एक है कोर्स प्रोवाइडर्स और दूसरे हैं कंटेंट प्रोवाइडर्स. कंटेंट प्रोवाइडर में सबसे आगे आता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. उसके अलावा PG पाठशाला, शोध गंगा, इस तरह के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो भारत सरकार और उनकी एजेंसीज़ ने, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ने डेवलप किए हैं ताकि हम लोग ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस कर सकें और अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकें. तो कुछ इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में, MOOC कोर्सेज़, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज़ के बारे में समझते हैं. जैसा कि मैंने बताया, 2 इम्पॉर्टेंट इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज रन किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स एफिलिएटेड एजेंसीज. दे आर स्वयं एंड NPTEL. तो दोनों के बारे में ज़रा सा समझते हैं. स्वयं प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ NPTEL, IIT मद्रास, एंड ऑल दिस प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड विथ हेल्प ऑफ गूगल. और जो कोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पे, इस तरह का इसका लॉगिन पोर्टल है. आप जाएंगे तो आपको इस तरह का लॉगिन पोर्टल मिलेगा. वहाँ पे आप फ्रीली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बाद कई सारे फ्रीली अवेलेबल कोर्सेज हैं जिसको आप लॉगिन करके और उनको आप अवेल कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट भी अवेल कर सकते हैं उन कोर्सेज से रिलेटेड. और 9th स्टैंडर्ड से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन स्वयं पोर्टल.
And as I said, UGC has directed universities to transfer some courses on स्वयं प्लेटफॉर्म itself. तो कई सारे अब कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज हैं जिसको UGC ने डायरेक्ट किया है कि आप इन कोर्सेज को अब स्वयं प्लेटफॉर्म के थ्रू ही दें. तो स्वयं प्लेटफॉर्म पे इनकी क्लासेज अटेंड कर पाएंगे स्टूडेंट्स और वैसे ही एग्ज़ाम अटेंड करके और वहाँ से उनको इन कोर्सेज़ के लिए उनके क्रेडिट मिल पाएंगे. तो धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है कुछ कोर्सेज़ का ऑफ कॉलेज एज वेल एज यूनिवर्सिटीज़. उसके अलावा एक दूसरा इसी तरह का पोर्टल है जिसका नाम है NPTEL. NPTEL स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग and it was initiated in 2003 by 7 IITs. They were Bombay, IIT Delhi, Kanpur, Kharagpur, Madras, Guwahati and Roorkee. और इन IITs के अलावा IISc बैंगलोर ने भी हिस्सा लिया था इन डेवलपमेंट ऑफ NPTEL प्लेटफॉर्म. और NPTEL प्लेटफॉर्म पे भी कई सारे इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज हैं रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, जो आप इन पे फ्रीली लॉगिन करके उन कोर्सेज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं और फिर उनसे रिलेटेड सर्टिफिकेशन अवेल कर सकते हैं. और आपको एक बात और जाननी चाहिए कि नाउ इट इज़ बोथ दीज प्लेटफॉर्म्स NPTEL एज वेल एज स्वयं आर एक्टिंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर. तो कई सारे कोर्सेज जो NPTEL पे डेवलप किए गए हैं नाउ दे कैन बी फाउंड ऑन स्वयं एज वेल, वाइल सम कोर्सेज दैट वर डेवलप्ड फॉर स्वयं कैन बी नाउ फाउंड ऑन NPTEL एज वेल. उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कई सारे डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर भी हैं डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वैसे तो प्राइवेट एजेंसीज कई सारे हैं जिन्होंने कंटेंट प्रोवाइड के लिए सोर्स बना रखा है डिजिटली, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मैसिव प्लेटफॉर्म बना रखा है फॉर कंटेंट एक्सेसिबिलिटी. आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं. यहाँ पे कोर्सेज नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है. और इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ अगेन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अंडर द एजिस ऑफ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो ये नेशनल मिशन है भारत सरकार की और इस नेशनल मिशन के अंडर ही ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनाया गया है एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IIT खड़गपुर. और इसका ऑब्जेक्टिव है कि तमाम एजुकेशनल रिसोर्सेज लोगों को अवेलेबल कराया जाए, सिटीजन्स को अवेलेबल कराया जाए थ्रू IT प्लेटफॉर्म. अगर आप इसको फ्रीली लॉगिन कर सकते हैं. अगर आप टाइप करेंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया तो आपको ये पोर्टल मिलेगा, ये पोर्टल खुलेगा, वहाँ पे आप फ्रीली रजिस्टर कर सकते हैं अपना ईमेल आईडी और बाकी सारी डिटेल्स दे करके एंड देन यू कैन एक्सेस अबाउट 1.7 करोड़ कंटेंट. लगभग तमाम किताबें हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक टॉपिक पे आपको इस पोर्टल पे किताबें मिल जाएंगी. 100.7 करोड़ कंटेंट एज आई सेड प्लस 160 सोर्सेज, यानी कि 160 तरह की यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन से आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेंगे, राइटर से कंटेंट मिलेंगे इन मोर देन 200 लैंग्वेजेस. सो इट्स सो क्लियर दैट देयर इज़ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज़ नेम्ड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. ये जो मिशन है जिसके बारे में मैंने बताया, जिसके अंडर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप किया गया, उसका नाम है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है. आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम whose objective is to leverage the potential of information and communication technology in the field of learning. लेकिन मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज जो भारत सरकार चला रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि लोग गाँव में बैठ करके भी, रिमोट एरियाज़ में भी बैठ करके कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अवेल कर सकते हैं और उसके थ्रू वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी डेवलप कर सकते हैं और बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं. लेकिन इन मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज के अपने कुछ निगेटिव्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, उनको ज़रा समझते हैं. एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन कोर्सेज में मोटिवेशन का है. स्टूडेंट्स ने का अपना ओपिनियन रहा है दैट दे गेट डीमोटिवेटेड ऑन ऑनलाइन कोर्सेज. वो ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट तो करते हैं बट वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. दूसरा, immediate doubt resolution is not available in online courses that leads to huge drop off. तो स्टूडेंट्स अब जब कभी पढ़ाई कर रहे होते हैं ऑनलाइन सोर्सेज से और उनको कोई एक पॉइंट नहीं समझ आया, देन उस टाइम में इमीडिएट डाउट रिजोल्यूशन नहीं हो पाता है. ऑफ कोर्स बाद में कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट उस मोमेंट डाउट क्लियर ना होने के कारण
थोड़े से कन्फ्यूजन रह जाता है दिमाग में और इस कारण से वो कोर्सेज़ का उतना एफिशिएंसी नहीं रह पाता जितना लाइव क्लासेस में होता है। सो ये भी एक कारण है बिहाइंड ड्रॉप ऑफ कि क्यों स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने के बाद उसको ड्रॉप कर देते हैं। अगर डेटा देखा जाए अभी तक तो मोर देन 90% ऑफ दोज हु opted for massive online open courses could not complete it, and this raises a serious question on the efficacy of this model। और हमें इस मॉडल को ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाना होगा अगर हमें इस मॉडल को लेवरेज करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में ऑलरेडी एक सवाल आ चुका है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। Swayam, an initiative of Government of India, aims at, and 4 options were promoting the self-help groups in rural areas, providing financial and technical assistance to young startup entrepreneurs, promoting education and health of adolescent girls, and providing affordable and quality education to citizens for free. Of course, the correct answer will be option D. इसके अलावा असम सरकार ने भी कुछ डिजिटल सोर्सेज डेवलप किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग। वो हाल फिलहाल में डेवलप किए गए हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड डिसरप्शन कॉज्ड बाय कोविड-19। तो कोविड-19 के कारण सडन लॉकडाउन कर दिया गया इंटायर स्टेट के अंदर और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एकाएक से बंद कर दिया गया। तो अब पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, लर्निंग पे बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए कई सारे ई इनिशिएटिव्स हैव बीन स्टार्टेड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम विथ ऑब्जेक्टिव टू मिनिमाइज द स्टूडेंट्स लर्निंग डिसरप्शन फॉर कोविड-19। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, इनको जरा एक बार देखते हैं। Daily classes of class 9 and 10 on science and mathematics are being telecasted 4 days in a week through दूरदर्शन असम। दूसरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है विश्व विद्या असम and it has been created for the students of Assam for e-classes from class 6 to class 10। उसके अलावा रेडियो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स जिसका नाम है दीक्षा ऐप विथ ई कंटेंट्स डेवलप्ड बाय टीचर्स एंड विश्व विद्या असम मोबाइल ऐप इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ असम आर ऑल्सो अवेलेबल। तो ये नाम अगर आप याद रखेंगे और कभी ई कोर्सेज या ई लर्निंग पे सवाल आ जाए मेंस में और अगर इनको एग्जाम्पल की तरह आप लिखेंगे तो ऑफकोर्स आप बेटर मार्क्स फेच कर पाएंगे। The next article is taken from international segment and the news reads ISIS steps up as Iraq, Syria grapple with virus. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So सबसे पहले न्यूज़ समझते हैं वो क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ आर्टिकल जो ISIS टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्ट एशिया में एक्टिव है वो जो प्रेजेंट सिचुएशन है कोरोना वायरस पैंडेमिक का इन वेस्ट एशिया उसका एडवांटेज लेकर के वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ द न्यूज़ आर्टिकल। जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अराउंड ISIS जैसे कि सीरिया या इराक दे आर स्ट्रगलिंग टू कंटेन कोरोना वायरस। उनके सरकारों का पूरा फोकस अभी कोरोना वायरस को कर्व करने पे है और इसका फ़ायदा उठा करके ISIS के कैडर्स अब वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वापस से टेरिटरी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ISIS आपको पता भी होगा ऑलरेडी इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स मैं कवर कर चुका हूं। ISIS का जो टेरिटरी उनके कंट्रोल में है दैट इज़ मोस्टली इन द बॉर्डर रीजन ऑफ सीरिया, इराक एंड टर्की। तो ये रीजन है जहां पे ISIS सबसे ज़्यादा एक्टिव है और अब बहुत हद तक इनका जो एरिया अंडर देयर कंट्रोल हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय सीरिया एंड इराक गवर्नमेंट। लेकिन अब वापस से कोरोना वायरस का फ़ायदा उठा करके ये लोग ISIS वापस से स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यू कैन रीड ए स्टेटमेंट, it is a real threat, they are mobilizing and killing us in north and they will start hitting Baghdad soon। ऐसा कहना है कुब्बत तलाबानी का हु इज़ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुर्दिश रीजन ऑफ इराक। तो उनका मानना है कि अगर ISIS को अभी नहीं रोका गया तो कोरोना वायरस का फ़ायदा उठा करके वापस से बगदाद को कंट्रोल में ले लेंगे, दैट इज़ कैपिटल सिटी ऑफ इराक।
तो अब इस आर्टिकल की मदद से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इंटायर बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक स्टेट ISIS टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए हमें पूरे वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स समझनी होगी एंड देन वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट राइज ऑफ ISIS। तो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, दीज आर द डिफरेंट सब रीजन्स ऑफ एशिया। तो ये जो अपर वाला रीजन है रसिया, उसको हम कहते हैं नॉर्थ एशिया, जबकि मंगोलिया, चाइना, फिर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान आर नोन एज ईस्ट एशिया। ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सबको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया। और हमारा कंट्री इंडिया आता है साउथ एशिया रीजन में। इसमें टोटल 8 कंट्रीज़ आते हैं। उसके अलावा 5 कंट्री जैसे तुर्कमेनिस्तान वगैरह, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब आते हैं सेंट्रल एशिया में। और ऐसे 13 कंट्रीज़ हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया जैसे, वो सब आते हैं वेस्ट एशिया में। और वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स हम इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे। तो वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ को ज़रा सा डिटेल में देखते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ वेस्ट एशिया के जैसे ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान, सऊदी अरबिया, येमन, ओमन, UAE, कतर, बहरीन एंड कुवैत। ये हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ ऑफ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अब ध्यान में रखो। मोस्ट ऑफ देम आर इस्लामिक कंट्रीज ऑफ कोर्स एक्सेप्ट इज़राइल, एंड दे आर रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन। तो ऑलमोस्ट सब के पास ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। अब वेस्ट एशिया की ज़रा सा राइवलरी समझते हैं, वहाँ की ज़रा पॉलिटिक्स समझते हैं। तो वेस्ट एशिया में तो वैसे सारे कंट्रीज़ ऑलमोस्ट एक्सेप्ट इज़राइल इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उनके आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सेक्ट ऑफ इस्लाम। तो वेस्ट एशिया के अंदर एक मेजर फॉल्ट लाइन है, मेजर कन्फ्लिक्ट है, दरार कह सकते हो हिंदी में। मेजर फॉल्ट लाइन इन वेस्ट एशिया दैट इज़ बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया। दीज आर 2 आर्च राइवल्स। ये दोनों कट्टर दुश्मन हैं एक दूसरे के, और इनके बीच के फॉल्ट लाइन का रीजन ज़रा समझते हैं। ये जो ईरान है, उसके अलावा सीरिया या जॉर्डन कंट्री है, इन सब की जो कल्चर है उसको हम कहते हैं पर्सियन कल्चर। उनका लैंग्वेज, उनका तौर तरीका बहुत अलग है। और यहाँ पे रहने वाले ज़्यादातर जो मुस्लिम हैं, दे फॉलो शिया सेक्ट ऑफ इस्लाम। जबकि ये जो दूसरा साइड है, सऊदी अरबिया, ओमन, UAE, कतर, ये सारे लोग, ये सारे कंट्रीज़, दे फॉलो डिफरेंट कल्चर, अरबिक लैंग्वेज बोलते हैं। और यहाँ पे जो इस्लामिक लोग रहते हैं, उनका जो सेक्ट है दैट इज़ सुन्नी सेक्ट। तो ये है मेजर फॉल्ट लाइन। इन कारणों से इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहता है। कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है इन दोनों ही साइड्स का, और इस कारण से इन दोनों के बीच में काफ़ी सारा कन्फ्लिक्ट रहता है राइट फ्रॉम हिस्टोरिकल टाइम। अब ज़रा समझते हैं, आपको जैसे मैंने बताया, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, इन सब का पर्सियन कल्चर है, शिया सेक्ट। सऊदी अरबिया, ओमन, UAE, इन सब का है अरबिक कल्चर, सुन्नी सेक्ट। लेकिन इराक के बारे में मैंने नहीं बोला, क्योंकि इराक का मिक्स्ड कल्चर है। इराक में दोनों ही टाइप के लोग मिलते हैं। अगर इराक का हम पॉपुलेशन देखें तो वहाँ पे लगभग 30 to 35% सुन्नी पॉपुलेशन है, 65 to 70% शिया पॉपुलेशन है। तो इराक हैज़ ए मिक्स्ड फिगर। तो इराक की ज़रा सा बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में इराक का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इराक में एक डिक्टेटर रूल करते थे जिनका नाम था सद्दाम हुसैन। ही रूल्ड टिल 2004। और आपको जैसे मैंने बताया, इराक में मेजॉरिटी हैं शिया पॉपुलेशन वाइज, और 30 to 35% है सुन्नी। लेकिन सद्दाम हुसैन जो वहाँ के डिक्टेटर थे, कई सालों तक उन्होंने वहाँ पे रूल किया। ही हिमसेल्फ वॉज अ सुन्नी, और सिंस ही वॉज सुन्नी, ऑफ कोर्स ही विल मेंटेन हॉस्टिलिटी अगेंस्ट ईरान, क्योंकि ईरान शिया कल्चर को फॉलो करता है, पर्सियन कल्चर को प्रमोट करता है। तो इराक वॉज हॉस्टाइल अगेंस्ट ईरान, और इस कारण से इराक अंडर सद्दाम हुसैन गॉट सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि ईरान इज़ हॉस्टाइल अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेनली बिकॉज ऑफ कल्चरल रिवॉल्यूशन, इरानियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1979। तो पॉइंट ये है कि ईरान वॉज हॉस्टाइल टू USA and Iraq was hostile to Iran. That is why USA maintained good ties with Saddam Hussein. USA maintained good ties with Iraq, and USA supported Iraq when it was ruled under Saddam Hussein.
लेकिन 1990s के आसपास इराक और यूएसए के बीच में भी थोड़ी हॉस्टिलिटी डेवलप होनी शुरू हो गई, और उसके पीछे कारण है एक छोटा सा कंट्री कुवैत। आप देखेंगे तो यहाँ पर्शियन गल्फ में ओपन होता हुआ एक छोटा सा कंट्री है कुवैत, एंड कुवैत इज़ वेरी मच रिच इन ऑयल, और इस कारण से यूएसए ने कुवैत के साथ भी बहुत अच्छे टाइज रिलेशंस मेंटेन करके रखे थे। लेकिन 1990 में सद्दाम हुसैन ने ऑर्डर दिया इराकी फोर्सेस को टू कैप्चर कुवैत, क्योंकि कुवैत के अंदर ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा और वो छोटा सा कंट्री है। तो सद्दाम हुसैन को लगा कि अगर उन्होंने कुवैत को कैप्चर भी कर लिया तो ये कोई बहुत बड़ा मेजर इंटरनेशनल कंसर्न नहीं बनेगा, और दुनिया भर की कंट्रीज इसको एक्सेप्ट कर लेंगी और कुवैत इराक के साथ मर्ज हो जाएगा। और इस कारण से इराक ने कुवैत पे अटैक किया। अब यूएस के अच्छे संबंध थे दोनों ही कंट्रीज़ के साथ, कुवैत एज वेल एज इराक के साथ। तो कई दिनों तक यूएस ने वेट किया। यूएस ने सद्दाम हुसैन को वार्निंग भी दी दैट प्लीज़ पुल योर फोर्सेस आउट ऑफ कुवैत। तो कई दिनों तक, लगभग 20-22 दिनों तक यूएस ने वेट किया। आपको इस मूवी के बहुत सारे सीन्स, इस सिचुएशन के बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी विथ मूवी एयरलिफ्ट। वहाँ पे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में इंडियन कम्युनिटी के लोग कई दिनों तक वेट कर रहे थे। दे रिलाइड ऑन दिस फैक्ट कि यूएसए चुप नहीं बैठेगा और यूएसए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा और इराकी फोर्सेस को कुवैत से पुल आउट करना होगा। लेकिन यूएसए ने काफ़ी देर लगा दी, 20-21 दिनों तक यूएसए ने वेट किया। उसने वार्निंग दी सद्दाम हुसैन को दैट प्लीज़ पुल आउट, लेकिन सद्दाम हुसैन डिड नॉट अग्री। और यूएसए चाहता नहीं था कि इराक पूरी तरह से कुवैत को कैप्चर कर ले, क्योंकि यूएसए दोनों ही कंट्रीज़ के साथ आपस में संबंध बना के रखता था, उससे उसको ज़्यादा फ़ायदा होता था। दोनों ही कंट्रीज़ के साथ वो ऑयल रिजर्व सस्ते दामों में ले पाता था, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एक तरह का कॉम्पिटिशन था। लेकिन यूएसए को लगा कि अगर इराक ने कुवैत को कैप्चर कर लिया तो इराक की एक तरह की मोनोपोली डेवलप हो जाएगी और फिर ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। तो इस कारण से फाइनली यूएस डिसाइडेड टू अटैक इराक एंड फोर्स इराकी सोल्जर्स आउट ऑफ कुवैत। तो अब इस कारण से सद्दाम हुसैन और यूएसए के बीच में धीरे धीरे हॉस्टिलिटी डेवलप होनी शुरू हो गई, जो पहले काफ़ी क्लोज अलाई थे बिकॉज ऑफ ईरान। और अब यूएस और इराक हॉस्टाइल हो गए एक दूसरे से, और सद्दाम हुसैन ने उसके बाद से यूएसए के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव स्टैंड लेना शुरू कर दिया। इनफैक्ट ही स्टार्टेड टू पर्सनली इंसल्ट द यूएस प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम हु वाज जॉर्ज बुश सीनियर। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फादर उस टाइम में प्रेसिडेंट थे, और जब फर्स्ट कुवैत वॉर लड़ा गया बिटवीन इराक एंड यूएसए, और उसके बाद से इराक ने अंडर सद्दाम हुसैन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव स्टैंड लेना शुरू किया अगेंस्ट यूएसए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने इमेज भी आपके साथ शेयर की है, जहाँ पे सद्दाम हुसैन ने अपने पैलेस के अंदर जॉर्ज बुश सीनियर का इमेज अपने फ्लोर पे लगा रखा था, just in order to insult the US president of that time। तो the point that I'm trying to make कि इराक और यूएसए के रिलेशन जो एक टाइम में बहुत अच्छे थे वो अब ख़राब हो गए आफ्टर कुवैत वॉर, दैट वाज 1990। और जब बाद में 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिनको जॉर्ज बुश जूनियर भी कहते हैं, ही बिकेम प्रेसिडेंट, तो उसी टाइम में थोड़े टाइम बाद आफ्टर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज वॉकर बुश बिकेम प्रेसिडेंट, हु इज सन ऑफ जॉर्ज बुश सीनियर। जब ये प्रेसिडेंट बने उसके कुछ ही टाइम बाद 9/11 का अटैक हुआ इन 2001 इन यूएसए, और उसके बाद से यूएसए फोर्सेस अफ़गानिस्तान में गई इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट तालिबान। लेकिन उसके 1-2 साल बाद ही यूएसए ने एक अलग प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया अगेंस्ट सद्दाम हुसैन हु वाज रूलर ऑफ इराक टिल दैट टाइम। तो जॉर्ज बुश जूनियर ने 2003 में फैसला लिया दैट यूएसए शुड अटैक इन्वेड इराक एज वेल अंडर सद्दाम हुसैन, और जॉर्ज बुश ने कहा कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाना शुरू किया पूरी दुनिया भर में। इनफैक्ट यूएनएससी में भी इस तरह का एक रिजोल्यूशन रखा गया जहां पे प्रपोज किया गया कि यूएनएससी के सारे मेंबर कंट्रीज़ को मिल करके अटैक करना चाहिए इराक के ऊपर, क्योंकि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जिससे पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। उनके पास केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, उसके अलावा सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर हैं और वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिज्म the UNSC countries must intervene in Iraq and
सद्दाम हुसैन शुड बी रिप्लेस्ड। तो ये प्रोपोगेंडा बनाया जॉर्ज बुश ने, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे इन 2003। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स का, कि जॉर्ज बुश जूनियर ने ये सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट अटैक या प्रोपोगेंडा बनाना इसलिए शुरू किया बिकॉज ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ इंसल्ट ऑफ हिज फादर बाय सद्दाम हुसैन। तो एक तरह से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये पर्सनल अटैक भी था बाय जॉर्ज बुश जूनियर। जो भी हो, द रिजल्ट वाज दैट इन 2004 सद्दाम हुसैन वाज कैप्चर्ड। अमेरिकी फोर्सेस पहुंची इराक के अंदर, सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया गया और उनके अगेंस्ट ट्रायल्स किया गया यूएसए के अंदर, और बाद में उनको फांसी दे दी गई 2005 में। और जैसा कि इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया था वैसा कुछ केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वेपन खास मिला नहीं इराक के अंदर। बट चाहे अब जो भी हो, केमिकल वेपन्स तो मिले नहीं, बट सद्दाम हुसैन वाज एलिमिनेटेड एंड दैट लेड टू पावर वैक्यूम इन इराक। तो इराक में अब पूरी तरह से पावर वैक्यूम था। अब अगला लीडर कौन होगा, कौन रूल करेगा इराक को, इसकी क्लैरिटी नहीं थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इराक के अंदर मेजॉरिटी पॉपुलेशन है शिया और माइनॉरिटी में थे सुन्नीज, और सुन्नी लीडर थे सद्दाम हुसैन। तो अब सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया और एक तरह की अब डेमोक्रेटिक पॉलिटी डेवलप करने की बात चल रही थी। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लाई जाता अगर इराक के अंदर, तो नेचुरली वहाँ पे जो शिया लोग मेजॉरिटी में हैं उनकी सरकार बनती। एंड यूएसए एंड इट्स अलाइज लाइक सऊदी अरबिया, जो ईरान के कट्टर दुश्मन हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इराक एक तरह का शिया कंट्री बन जाए। यहाँ पे शिया पॉपुलेशन लगभग 70% है और वो लोग इराक में कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि वापस से ये जो पर्सियन कल्चर है ईरान का, इराक और सीरिया और जॉर्डन, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इराक वाज अंडर सद्दाम हुसैन, उस टाइम तक यहाँ पे ये पर्शियन कल्चर नहीं था और इराक और ईरान के बीच में हॉस्टिलिटी थी। लेकिन अगर ये यहाँ पे भी शियाइट लोग आ जाएंगे, यहाँ पे भी पर्शियन कल्चर डोमिनेंट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ये पर्शियन कल्चर इस रीजन में ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग रही सऊदी अरबिया की एंड यूएसए की आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ सद्दाम हुसैन। और इस कारण से आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ सद्दाम हुसैन इन 2005 सऊदी अरबिया और यूएसए ने मिल करके यहाँ पे एक रेडिकल ग्रुप को प्रमोट करना शुरू किया, एक रेडिकल सुन्नी ग्रुप को प्रमोट करना शुरू किया। रेडिकल इसलिए क्योंकि उनके जो आइडियोलॉजीज थे वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स तरीके के थे और उन्होंने, उनका नाम था अल कायदा इन इराक, AQI, इसको प्रमोट करना शुरू किया इन ऑर्डर टू कैप्चर द पावर। और विथ हेल्प ऑफ सऊदी अरबिया एंड यूएसए, ये जो AQI है अल कायदा इन इराक, इसने इराक के अंदर पावर को कैप्चर कर लिया और यहाँ पे इसको लोकली सपोर्ट किया सऊदी अरबिया ने, UAE ने। इस एरिया के दो जो मेजर इन्फ्लुएंसर हैं जो अरबिक कल्चर को फॉलो करते हैं और सुन्नी सेक्ट को फॉलो करते हैं, वो जो मेजर इन्फ्लुएंसर हैं सऊदी अरबिया और UAE। और इन दोनों ने वेपन्स सप्लाई किए, फंडिंग की अल कायदा इन इराक को, और अल कायदा इन इराक जो एक तरह का सुन्नी ग्रुप है उसने इस एरिया में पावर कैप्चर कर लिया और इस कारण से इराक एक तरह का शिया ग्रुप बनना नहीं पाया, यहाँ पे शिया लोग पावर में नहीं आ पाए। तो जो ऑब्जेक्टिव था सऊदी अरबिया का वो पूरा हो गया बाय पुटिंग अल कायदा इन इराक इन पावर इन इराक। लेकिन 2010 में वापस से पॉलिटिक्स चेंज हुई वेस्ट एशिया की। आपके साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग एक मूवमेंट है दैट स्टार्टेड विथ ट्यूनीसिया। और अरब स्प्रिंग जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपने में 1 मार्च 2020 के एनालिसिस में अरब स्प्रिंग को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। जो इस पूरे रीजन में डिक्टेटर्स रूल कर रहे थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ बाय कॉमन पब्लिक, कॉमन पीपल। और ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ सबसे पहले ट्यूनीसिया में, जहाँ पे लोगों ने वहाँ के डिक्टेटर को, बेंगाजी जिनका नाम था, उनको हटा दिया और वहाँ पे डायरेक्टली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की। वापस से इसी तरह का मूवमेंट फिर लीबिया में स्टार्ट हुआ, फिर सिमिलर मूवमेंट स्टार्टेड इन इजिप्ट। इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, एक के बाद दूसरा इम्पैक्ट, एक का इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ना। और इसी तरह का डोमिनो इफेक्ट वापस से पहुंचा येमेन में और इसी तरह का इम्पैक्ट पहुंचा सीरिया में। और सीरिया में अब बशर अल असद के खिलाफ लड़ने लगे वहां के लोग, प्रोटेस्टर्स, जिन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा फ्री सीरियन आर्मी। तो अब द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि सीरिया में एक तरह का सिविल वॉर स्टार्ट हो गया 2011 में, जबकि उसके बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में, पास में ही, नेबरहुड में कंट्री है इराक दैट वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रेडिकल ग्रुप अल कायदा इन इराक।
सो क्रोनोलॉजी जरा समझते हैं। दिसंबर 2010 में जैसा मैंने आपको कहा अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ इन ट्यूनीसिया। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं अबाउट अरब स्प्रिंग दैट आई डेल्ट इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 1 मार्च 2011 तक। ये अरब स्प्रिंग सीरिया में पहुंच गया और बशर अल असद के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया यहाँ पे लोगों का, और एक ग्रुप बनाया गया फ्री सीरियन आर्मी। और पास में है अल कायदा इन इराक, जो एक तरह का समझो तो टेररिस्ट ग्रुप है, ऑर्थोडॉक्स ग्रुप है, जो इराक के ऊपर अपना कंट्रोल जमाए हुए है। अब इस अल कायदा इन इराक के अंदर एक छोटा सा ग्रुप है जो ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, जो ज़्यादा इनह्यूमन है। तो इस अल कायदा इन इराक के अंदर ही एक ग्रुप था जिसका नाम है ISIS। सो ISIS इज़ नथिंग बट ए ग्रुप विद इन अल कायदा इन इराक। तो ये तो कट्टर थे ही, अल कायदा इन इराक वाले लोग तो कट्टर थे, लेकिन उनके अंदर कुछ एक मुस्लिम सेक्ट और भी ज़्यादा कट्टर था जो चाहता था कि पूरी दुनिया में इस्लामिक कल्चर को इस्टेब्लिश किया जाए, सुन्नी इस्लामिक कल्चर को इस्टेब्लिश किया जाए। और उन्होंने अपने फैक्शन का नाम रखा ISIS। और 2010 में दिस ISIS डिफेक्टेड अगेंस्ट अल कायदा इन इराक। तो इन्होंने अपना ग्रुप तोड़ करके अल कायदा इन इराक से एक अलग ग्रुप बना लिया, ISIS इस्लामिक स्टेट। और इन्होंने इस पूरे एरिया में जो अनार्की फैली बिकॉज ऑफ अरब स्प्रिंग के कारण यहाँ पे बशर अल असद कमज़ोर हो गए। और इराक के अंदर तो आफ्टर सद्दाम हुसैन वैसे ही अनार्की थी, कोई भी प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं थी, प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर नहीं था। तो इसका फ़ायदा उठाया ISIS ग्रुप ने, दैट वाज पार्ट ऑफ दिस अल कायदा इन इराक इटसेल्फ, जिनको स्टार्टिंग में फंडिंग दी सऊदी अरबिया ने और UAE ने। और इन्होंने इस अनार्की सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, केओस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, और इन्होंने इस रीजन में अपना कंट्रोल सेटअप कर दिया। और उन्होंने बिल्कुल ही एक नई नैरेटिव अब सेटअप करने की कोशिश की, जिसको उन्होंने नाम दिया खलीफेट। अब ये खलीफेट कॉन्सेप्ट को ज़रा समझते हैं। खलीफेट इज सीट ऑफ खलीफा। ये जो खलीफेट होता है इसको हम खलीफा का टेरिटरी कहते हैं। और खलीफा एक पुराना कॉन्सेप्ट है इस्लाम कंट्रीज़ के अंदर, जिसको हम खलीफा को माना जाता है सुप्रीम लीडर ऑफ ऑल इस्लामिक कंट्रीज़। तो पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ का पुराने ज़माने से ही एक सिस्टम चला रहा था कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ होंगे दुनिया के, उन सब का एक लीडर होगा। बाकी सारे कंट्रीज़ में तो अपने किंग होंगे ही, लेकिन उन सब का एक लीडर होगा जिसको कहा जाएगा खलीफा। और उस खलीफा का सीट हुआ करता था नियर टर्की। और जो भी किंग होंगे दुनिया में इन इस्लामिक कंट्रीज़, वो सब खलीफा की बात सुनेंगे, बिकॉज खलीफा वॉज कंसिडर्ड टू बी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह। तो इस तरीके से एक सिस्टम सेटअप हुआ था और कॉन्सेप्ट सेटअप हुआ था खलीफा का, खलीफेट का। सो अब खलीफेट सिस्टम को, जो काफ़ी एंशियंट टाइम से चल रहा था, उसको एबोलिश कर दिया गया 1919 में आफ्टर ट्रीटी ऑफ सेवरेस। तो 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद, जब टर्की, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में डिफीट हो गया था, इट वाज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो टर्की जब एक बार डिफीट हो गया, टर्की वाज अंडर खलीफा। और जब एक बार टर्की डिफीट हो गया तो एक ट्रीटी साइन हुई विथ टर्की जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सेवरेस, जिसमें टर्की को डिसमेंबर कर दिया गया, टर्की को तोड़ दिया गया अलग अलग टेरिटरीज में। उस टाइम में उसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर को ब्रेक कर दिया गया और खलीफेट सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया आफ्टर ट्रीटी ऑफ सेवरेस दैट वाज साइंड इन 1919 आफ्टर डिफीट ऑफ टर्की इन वर्ल्ड वॉर 1। अगर आपको याद हो, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ रखा हो, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं विद खिलाफत मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन इंडिया एट दैट टाइम। तो खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट होने के पीछे कारण ये ट्रीटी ऑफ सेवरेस ही था। इंडिया के अंदर जो इस्लामिक लोग थे उनका ऐसा मानना था कि ट्रीटी ऑफ सेवरेस करके और खलीफेट सिस्टम को ख़त्म करके ब्रिटिशर्स लोगों ने इस्लाम धर्म का इंसल्ट किया, और उस कारण से इंडिया के अंदर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, जिसको पैन इस्लामिक मूवमेंट की तरह चलाया जा रहा था। अली ब्रदर्स, शौकत अली, लियाकत अली उसके मेन लीडर्स थे। और बाद में इसको महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया था ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में यूनिटी बने और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ज़्यादा प्रेशर बनाया जा सके। सो खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया इज रिलेटेड विद ट्रीटी ऑफ सेवरेस एंड ट्रीटी ऑफ सेवरेस इज एसोसिएटेड विद खलीफेट। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, खलीफेट सिस्टम 1919 में ख़त्म हो गया था, जिसको वापस से रिवाइव करने की कोशिश की इन ISIS के लोगों ने। और इन्होंने कहा कि नाउ दे आर, इसका जो लीडर था ISIS का अबू बकर अल बगदादी, जो मिलिट्री कमांडर था ISIS का, जिसने 2010 में अल कायदा इन इराक के साथ अलग हटके और अपना अलग ग्रुप सेटअप किया था, उसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। अबू बकर बगदादी, ही डिक्लेयर्ड एरिया अंडर कंट्रोल ऑफ ISIS एज हिज खलीफेट। तो इसने कहा कि ये एरिया खलीफेट है और मैं नया खलीफा हूँ, आई एम अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड।
और अब इस कारण से सऊदी अरबिया को एक बड़ा सेटबैक लगा। सऊदी अरबिया, आपको पता है कि स्टार्टिंग में इराक के अंदर अल-कायदा ने इराक को सेटअप किया सऊदी अरबिया ने, विद फंडिंग ऑफ सऊदी अरबिया एज वेल एज यूएई के कारण ही अल-कायदा ने इराक सेटअप हो पाया। सद्दाम हुसैन को हटाया गया और उसी अलकायदा ने इराक से सेपरेट होकर के एक छोटा सा ग्रुप निकला आईएसआईएस, जिसने इस एरिया में अपनी टेरिटरी जमा ली और अब वो कह रहा है दैट आईएसआईएस इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। तो सऊदी अरबिया के लिए नेचुरल सेटबैक हो गया, क्योंकि सऊदी अरबिया ने ये सारी एक्टिविटी इसलिए की थी ताकि वो सऊदी अरबिया खुद अनडिस्प्यूटेड लीडर बन सके मुस्लिम कंट्रीज़ का। और अब एक दूसरा राइवल पावर आ गया जो सऊदी अरबिया की डोमिनेंस को ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है। सो it was a setback for Saudi Arabia. Saudi Arabia itself promoted Al-Qaeda in Iraq, but now ISIS was challenging the supremacy of Saudi Arabia in Muslim world। और इस कारण से सऊदी अरबिया ने, जिसने खुद अल-कायदा ने इराक को प्रमोट किया था, तो इनडायरेक्टली जिसने खुद ISIS को प्रमोट किया था, उसने 2012 में यू टर्न लिया और सऊदी अरबिया ने अपने इंटरनेशनल अलाइज यूएस के साथ मिल करके ISIS को कंट्रोल करने की अब वापस से प्लानिंग स्टार्ट की। और यूएस ने फिर ईरान को कन्विंस किया। आपको पता है कि ईरान और यूएस के बीच में काफ़ी हॉस्टिलिटी थी, लेकिन ISIS के राइज के कारण, जो इस एरिया में ISIS राइज कर रहा था, इस कारण से एक बार के लिए यूएस और ईरान ने भी आपस की हॉस्टिलिटी खत्म की, बिकॉज दे रियलाइज दैट राइज ऑफ ISIS विल बी थ्रेट टू इंटायर वर्ल्ड। वो दुनिया के सारे कंट्रीज़ के लिए, सारे लोगों के लिए एक तरह के बारबेरिक एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे थे और इससे पूरी दुनिया को खतरा था। इसलिए ईरान और यूएस ने आपस की हॉस्टिलिटी ख़त्म क्यों? क्योंकि इस एरिया में ईरान एक पावरफुल कंट्री है और वो काम कर सकता था टू कर्ब ISIS, और इसलिए ईरान और यूएस ने आपस में न्यूक्लियर डील साइन किया, जिसको आप ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं, अंडर बराक ओबामा। और इसके साथ ईरान और यूएस भी एक साथ आ गए और यूएस ने रसिया को भी कन्विंस किया इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट ISIS, और इस तरह से पूरी दुनिया यूनाइट हुई अगेंस्ट ISIS इन 2015 और सारे फोर्सेस ने मिल करके ISIS के ऊपर अटैक करना शुरू किया, जिस कारण से ISIS को बहुत हद तक ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन जब वापस से डोनाल्ड ट्रंप आए पावर में, उन्होंने ईरान के साथ वापस से हॉस्टिलिटी डेवलप कर दी है, उनके ऊपर वापस से सैंक्शन लगा दिया है। इस कारण से माना जा रहा है कि ISIS को वापस से मौका मिल सकता है टू सर्वाइव। और अब जैसा कि हमने इस न्यूज़ आर्टिकल में देखा, ISIS फ़ायदा उठा रहा है कोरोना वायरस पैंडेमिक का और वापस से वो रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है। अब इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ आर्टिकल को जोड़ के देखते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरबिया बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट प्रोग्राम्स ले रहा है, बहुत सारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स करा रहा है। सऊदी विजन 2030 भी मैंने डिस्कस किया था। सो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सौद, उनको शॉर्ट में आप किंग सलमान भी बोल सकते हैं, ही हैज़ टेकन मैनी डेमोक्रेटिक रिफॉर्मिस्ट मेजर्स इन सऊदी अरबिया। जैसे हाल फिलहाल में वहाँ पे अब सिनेमा हॉल से स्टार्ट किए गए, अदरवाइज सऊदी अरबिया में सिनेमा हॉल्स नहीं चलते थे, वो इतने ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे या कंजर्वेटिव माइंडसेट के का कंट्री है। वहाँ पे नाउ वुमेन आर अलाउड टू ड्राइव, दे आर नाउ अलाउड टू गो आउट, दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। अदरवाइज वुमेन के राइट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे सऊदी अरबिया के अंदर। कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल कवर किया था जहाँ हमने देखा कि एबोलिशमेंट ऑफ फ्लॉगिंग एज पनिशमेंट। तो ये सारे रिफॉर्म्स लेकर के आ रही है सऊदी अरबिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे लेकर के आ रहा सऊदी अरबिया। और इन सारे रिफॉर्म्स के पीछे ISIS एक मेजर फैक्टर माना जा रहा है। तो ज़रा समझते हैं कि आखिर ISIS कैसे परसुएड कर रहा है या हाउ ISIS इज़ प्लेइंग अ रोल इन रिफॉर्म इन सऊदी अरबिया। तो देखो, सऊदी अरबिया के लोग जो हैं वो काफ़ी कंजर्वेटिव माइंडसेट के, वहाँ का सिस्टम ही ऐसा रहा है इतने टाइम से कि लोगों का माइंडसेट भी काफ़ी कंजर्वेटिव है। वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो इस्लामिस्ट कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है, ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट है। सो इस हिसाब से दे आर पीपल ऑफ सऊदी अरबिया आर मोर आइडियोलॉजी इंक्लाइंड टुवर्ड्स ISIS। सऊदी अरबिया के लोगों के अंदर ISIS के लिए एक तरह की सिंपथी है। दे आर मोर आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड टू द आइडियाज़ ऑफ ISIS। वो भी चाहते हैं कि खलीफेट वापस से रिवाइव हो, खलीफा वापस से आए। और इस कारण से किंग सलमान को ऐसा लगता है कि अगर सऊदी अरबिया के अंदर प्रोग्रेसिव आउटलुक नहीं लाया गया तो
लोग ही वहाँ के रिवोल्ट कर देंगे और लोग ही चाहेंगे कि ISIS में मर्ज करा दिया जाए सऊदी अरबिया को। तो इस कारण से किंग सलमान चाहते हैं कि सऊदी अरबिया के लोगों का माइंडसेट, आउटलुक थोड़ा बदला जाए, उनके यहाँ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाया जाए, प्रोग्रेसिव आउटलुक लाया जाए, ताकि उनकी आइडियाज़ भी थोड़े से डेवलप हों, मॉडर्न हों, एंड दे शुड नॉट गेट इंक्लाइंड टुवर्ड्स ISIS। और इस कारण से इतने सारे डेवलपमेंट्स, इतने सारे रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं सऊदी अरबिया में, सो दैट द पीपल ऑफ सऊदी अरबिया शुड बी मूव्ड अवे, दे शुड बी मेड मोर मॉडर्न, मोर प्रोग्रेसिव, एंड दे शुड बी डिसइंक्लाइंड फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ ISIS। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं और उसी के मदद से ये भी समझ लें कि ISIS इंडिया के लिए किस तरह से थ्रेट है। सो क्वेश्चन माइट बी लाइक दिस, इस तरह का सवाल UPSC मेंस 2016 में भी आया था। एन्यूमरेट थ्रेट्स पोज्ड बाय ISIS फॉर इंडिया। तो ISIS का इंडिया के ऊपर क्या क्या थ्रेट हो सकता है वो ज़रा समझते हैं। ऑफ कोर्स ISIS के बारे में ज़रा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे इवॉल्व हुआ, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि ISIS का थ्रेट्स इंडिया के ऊपर किस किस तरह का है। पहला थ्रेट है इकोनॉमिक। सो जब वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी आएगी तो नेचुरली वेस्ट एशिया में इतने सारे जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, इंडियन लोग काम करते हैं, वो वहाँ से रेमिटेंस कमा करके कम भेज पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप नहीं होगी। सो इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया विल निगेटिवली इम्पैक्ट रेमिटेंसेज, और इंडिया बहुत लार्जेस्ट रेमिटेंस अर्नर है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा वेस्ट एशिया में जब इनस्टेबिलिटी होगी दैट विल लीड टू फ्लक्चुएशन इन ऑयल प्राइसेस, और इंडिया इज़ मेजर इम्पोर्टर ऑफ ऑयल, और उसका भी 80% ऑयल हम वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो फ्लक्चुएशन इन ऑयल प्राइसेस विल लीड टू इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इन इंडिया। सो ये पहला थ्रेट होगा ISIS का ऑन इंडिया। दूसरा होगा सिक्योरिटी थ्रेट। तो ISIS कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे कि हराका अल यकीन या फिर लश्कर तोयबा, इनके साथ मिलकर के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा है इंडिया में, इंडियन यूथ्स को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है कि ISIS के इस रेडिकलाइजेशन अप्रोच के कारण इंडिया के अंदर भी लोन वुल्फ अटैक्स स्टार्ट हो जाएं, जैसे कि लोन वुल्फ अटैक्स ब्रिटेन में या फ्रांस में देखे गए हैं बिकॉज ऑफ ISIS। तो दिस इज अ सिक्योरिटी थ्रेट पोज्ड बाय ISIS अगेंस्ट इंडिया। उसके अलावा टेरिटोरियल थ्रेट भी है ISIS का अगेंस्ट इंडिया। देखो ISIS का एक लार्जर प्लान है, जितना टेरिटरी है उनका वो उतना नहीं रखना चाहते, दे वांट टू एक्सपैंड इट। दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सारे एरियाज़ को मिला करके ISIS का वो खलीफेट बनाना चाहते हैं, और उसके हिसाब से उनके लार्जर प्लान के हिसाब से जम्मू कश्मीर का टेरिटरी भी उसके अंदर आता है, जिसको उन्होंने नाम दे रखा है वलिया ऑफ हिंद। तो उनके प्रपोज प्लान के हिसाब से आज नहीं तो कल दे वुड लाइक टू मर्ज द जम्मू कश्मीर टेरिटरी ऑल्सो अंडर खलीफेट और टेरिटरी ऑफ ISIS। तो इस तरीके से उनके लार्जर प्लान के हिसाब से ISIS पोज अ टेरिटोरियल थ्रेट ऑल्सो अगेंस्ट इंडिया। Next article is taken from Assam segment. It reads 36 cameras at animal corridors of Kaziranga in flood season. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam environment point of view. तो ज़रा न्यूज़ समझते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है। हर साल जब मानसून सीज़न में काजीरंगा के अंदर फ्लड आता है और कई सारे जानवर जो वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स एज वेल एज राइनोज या फिर वाइल्ड वाटर बुफेलोस, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक सेफ़ पैसेज बनाया गया है फ्रॉम काजीरंगा टू कार्बी हिल्स, ताकि जानवर इस फ्लड सीजन में इस काजीरंगा वाले रीजन से निकल करके कार्बी हिल्स पे आ जाएं, अपर हिली रीजन में, और वो फ्लड से बच सकें। तो एक सेफ़ पैसेज बनाया गया, बट दिस सेफ पैसेज मूव्स अक्रॉस नेशनल हाईवे नंबर 37। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 37 के अक्रॉस मूव करता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, और इस कारण से कई सारे जानवर जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं सो दे कोलाइड विथ ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स दैट मूव ऑन दिस रोड। तो इस ह्यूमन एनिमल एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए अब कैमराज लगाए जा रहे हैं अलोंग द एनिमल कॉरिडोर ऑफ काजीरंगा, और इन कैमरास का पर्पस होगा कि वह एनिमल मूवमेंट्स को ट्रेस कर सके, साथ ही साथ जो ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स हैं उनको ट्रेस कर सके और उनके ऊपर चालान लगा सके, ताकि इस एरिया में ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जा सके, एंड विद दैट हेल्प द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल एंड एक्सीडेंट ऑफ एनिमल्स कुड बी अवॉइडेड। आपसे सरल शब्दों में APSC प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क और कार्बी एंगलोंग हिल्स के बीच में कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है। द आंसर इज नेशनल हाईवे नंबर 37। In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020, today we'll cover topic number 266 to 270. Topic number 266 is DGCeuticals. DGCeuticals is a new idea. According to it, software that can improve a person's health as much as a drug can.
बट विदाउट द सेम कॉस्ट एंड साइड इफेक्ट। ये एक यूएस का एक कॉन्सेप्ट है, अमेरिका के अंदर कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है जो हमारे हेल्थ को ठीक कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जा रहा है डिजिस्यूटिकल्स, इसी को डिजिटल थेरापेटिक भी कहते हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। Topic number 267 is about Simon Crew Interactive Mobile Companion. It is a 3D printed artificial intelligence system or a robot described by its creator as Flying Brain. It is made up of plastic and metal created using 3D printing. It is being developed by Airbus, an aeronautics company that is based in Netherlands. And it will join Crew aboard the International Space Station to assist astronauts, and it is designed to support astronauts in International Space Station in performing their routine work. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 268 is about cryptojacking. Cryptojacking is defined as secret use of computer device of someone to mine cryptocurrencies, and cryptojacking used to be confined to victim unknowingly installing a program that secretly mines cryptocurrency on the victim's computer. Attackers employ malware to enforce an entry into the computers of remote user and then using their hardware to mine for coins. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 269 is about Aadhaar Pay. Aadhaar Pay is a payment system where customers put their finger impression on a device to shop and withdraw cash instead of swiping credit or debit card. तो अंगूठे के निशान से ही अब आप शॉपिंग कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ आधार पे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से और अपने थंब इम्प्रेशन से जोड़ना है, एंड इट विल बी हैसल फ्री शॉपिंग। Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 270 is about Cyber Surakshit Bharat initiative. It is launched by Ministry of Home Affairs with National E-Governance Division and industry partners. It has an aim of the initiative to spread awareness about cybercrime and building capacity for safety measures. Cyber Surakshit Bharat Abhiyan will be operated on three principles, that is awareness, education and enablement. Cyber Surakshit Bharat is a public-private partnership and will leverage the expertise of IT industry in cyber security. Please attempt this topic that is based on this topic. This is the answer of question number 261 to 265 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, that is question number 266 to 270, can be attempted by you people, and you can share the answer in the comment section. We will be giving answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.